एवरीवन, आज हम ISI 2025 से रिंग थ्योरी का एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। हमको क्वेश्चन में गिवन है दैट R इज अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। ठीक है, R एक CRU है और उसमें ना एग्जैक्टली दो नॉन जीरो प्राइम आइडियल्स है P1 एंड P2। ये और क्या बोला गया है, R हैज एग्जैक्टली टू नॉन जीरो प्राइम आइडियल्स। इट हैज एग्जैक्टली टू नॉन जीरो प्राइम आइडियल्स P1 एंड P2। ठीक है, उसके साथ साथ एक और कंडीशन गिवन है दैट P1 इंटरसेक्शन P2 जो है इट इज द जीरो एलिमेंट। हमको पहला पार्ट में ये प्रूव करने को बोल रहा है दैट P1 एंड P2 आर मैक्सिमल आइडियल्स। दिस इज व्हाट दे वांट अस टू प्रूव। ओके, तो सबसे पहले हम मैक्सिमल आइडियल का क्या डेफिनेशन है वो एक बार हम देख लेते हैं। मान लो कि R कोई भी एक कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, I इज एन आइडियल ऑफ R। हम I को मैक्सिमल आइडियल कब बोलते हैं? इफ अगर I और R के बीच कोई भी एक आइडियल J आ जाए, लेट अस से इफ I इज द सबसेट ऑफ J एंड J इज द सबसेट ऑफ R। यहाँ पर J क्या है? J भी एक आइडियल है R का। तो J के पास दो चॉइसेस है, या तो हमारा J जो है वो I के साथ बराबर हो जाए, या ये J जो है R के साथ बराबर हो जाए। इसका मतलब ये है कि हमारा जो मैक्सिमल आइडियल है और ये कम्यूटेटिव रिंग है, इन दोनों के बीच में प्रॉपरली कोई आइडियल नहीं आ सकते हैं। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द मैक्सिमल आइडियल। अभी हमारे पास अगर कोई एक CRU है तो मैक्सिमल आइडियल का क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं? इफ R इज अ CRU एंड लेट अस से दिस I is an ideal of R such that this I is maximal। अगर हम बोल रहे हैं दिस इज इफ एंड ओनली हमारा R मॉड्यूलो I क्या होना चाहिए? इट शुड बी अ फील्ड। ओके, अगर कोई भी हमारे पास एक फील्ड है, इसका मतलब यही तो साफ है कि वो एक इंटीग्रल डोमेन है। अगर R मॉड्यूलो I एक इंटीग्रल डोमेन हो गया, इसका क्या मतलब हो गया? हमारा I जो क्या हो गया? एक प्राइम आइडियल है। तो यहाँ से हमको क्या सीखने को मिला कि अगर मान लो कि कोई भी CRU है and I is the ideal of R which is maximal, अगर ये मैक्सिमल हो रहा है then it must be a prime ideal also। ठीक है, this is a prime ideal also। हर एक मैक्सिमल आइडियल हमेशा प्राइम आइडियल होता है। The converse is not true। फाइन, अभी एक और बात ये ध्यान रखना, ये तो हमारा दूसरा रिकॉल हो गया। अभी हमारा तीसरा रिकॉल ये है कि आप कोई भी आइडियल ले लो इन अ CRU। इफ I इज एन आइडियल ऑफ R एंड यहाँ पर हमारा R क्या है? इट इज अ CRU यानी कि कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। I हमेशा एक मैक्सिमल आइडियल के अंदर कंटेन्ड होगा। सो देयर एग्जिस्ट M which is a maximal ideal of R, which is a maximal ideal of R such that ये जो I जो है it is always a subset of M। ठीक है, ये हमारा तीसरा चीज, इसको हम जॉन्स लेमा की मदद से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ओके, सो इन तीनों चीजों को हम यूज करके हम ये क्वेश्चन को आगे देखने वाले हैं। तो हमारा पहला क्लेम क्या है कि शो दैट दिस P1 इज अ मैक्सिमल आइडियल। व्हाट इज अ क्लेम? आवर क्लेम इज दिस P1 इज अ मैक्सिमल आइडियल। मान लो कि नहीं है, ठीक है, हम इसका कॉन्ट्रडिक्शन से हम इसको अप्रोच करेंगे दैट सपोज दिस P1 इज नॉट अ मैक्सिमल आइडियल। हमारे पास कोई एक मैक्सिमल आइडियल नहीं है का क्या मतलब है? मैक्सिमल आइडियल के लिए हम बोल रहे हैं कि कोई भी एक आइडियल J अगर ऐसा आ रहा है जो कि I और R के बीच में है, तो वो या तो I के बराबर होना चाहिए या तो R के बराबर होना चाहिए। हम ये बात बोलते हैं, राइट? I इज नॉट अ मैक्सिमल आइडियल का क्या मतलब है? ये I और R के बीच एक प्रॉपर आइडियल एग्जिस्ट कर जाएगा, राइट? हम यहाँ पर P1 इज नॉट अ मैक्सिमल आइडियल बोल रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? P1 और R के बीच कोई भी एक प्रॉपर आइडियल M एग्जिस्ट कर जाएगा। सो इफ P1 इज नॉट अ मैक्सिमल आइडियल, देयर एग्जिस्ट दिस M which is an ideal of R such that it satisfies this condition, है ना? और अभी हम तीसरा पॉइंट में क्या देखें कि आप कोई भी आइडियल उठा लो वो एक मैक्सिमल आइडियल के अंदर कंटेन करेगा। यहाँ पर M हमारा कोई भी आइडियल है, तो M शुड कंटेन इन अ मैक्सिमल आइडियल, राइट? सो हियर दिस M
जो कि एक आइडियल ऑफ आर है। एम इज कंटेन्ड इन अ मैक्सिमल आइडियल, लेट अस से एम नॉट। कोई भी आइडियल को क्या होना पड़ेगा, कोई ना कोई एक मैक्सिमल आइडियल के अंदर कंटेन होना पड़ेगा, राइट। सो सपोज दैट दिस एम इज कंटेन्ड इन अ मैक्सिमल आइडियल, हम उसको नाम दे रहे हैं एम नॉट, ठीक है। तो यहां से क्या मिल गया, दैट P1 is the proper subset of M and this M is the proper subset of this M naught। ये M naught क्या है, इट इज अ मैक्सिमल आइडियल। एंड हम क्या जानते हैं कि हर एक मैक्सिमल आइडियल जो है वो एक प्राइम आइडियल होता है। सो फ्रॉम हियर व्हाट कैन आई से, दिस M naught is a prime ideal also। अभी क्वेश्चन में क्या बोले हैं, दैट CRU में हमारे पास जो CRU है उसके पास दो ही ऑप्शंस है, या तो वो P1 है या P2, ये ही दो हमारे नॉन जीरो प्राइम आइडियल्स हो सकते हैं, राइट। तो ये जो M नॉट है उसके पास कितने ऑप्शंस है, दो ऑप्शंस है, ईदर वी हैव M नॉट इक्वल्स टू P1 और M नॉट इक्वल्स टू P2, राइट। सो मान लो कि हमारा M नॉट जो है इक्वल्स टू P1 आ गया, तो suppose if we assume that this M naught equals to P1, so from here what would we get, P1 is the proper subset of M and here this M is a proper subset of M naught जो कि हमारा P1 है। क्या ऐसा हो सकता है क्या, what will this force, this will force P1 equals to M ना, but यहाँ पर हम ये proper subset बोल रहे हैं, so this is a contradiction, this is a contradiction, right। तो M not equals to P1 ये तो हो नहीं सकता है, but what if M not equals to P2? If I assume that M not हमारा क्या हो गया, P2 हो गया, तो हमको क्या मिलेगा, P1 is the proper subset of M and M is the proper subset of M not था, तो M is the proper subset of this P2। तो यहाँ से क्या मिल गया, P1 is the proper subset of P2, right। So from here what is P1 intersection P2, यहाँ पर हमारा P1 intersection P2 is equal to P1 आ गया। एंड हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है दैट P1 and P2 are non-zero prime ideals. So here P1 is non-zero. So from here we got P1 intersection P2 जो है it is non-zero. But हमको गिवन क्या है, P1 intersection P2 is the zero ideal। ये फिर से हमारे पास एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, दोनों केसेस में हमको कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, just because we assumed that this P1 is not a maximal ideal, okay, just because we assumed कि हमारा जो P1 है वो maximal ideal नहीं है। So what did we learn, we learned that this P1 must be a maximal ideal, P1 must be a maximal ideal। हम सेम चीज P2 के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है, सेम हम मान लेंगे कि P2 जो है कि मैक्सिमल आइडियल नहीं है, वैसे एक आइडियल M एग्जिस्ट करेगा जो कि P2 को यहाँ पर कंटेन करेगा, ठीक है, यहाँ पर P2 को कंटेन करेगा। एंड ये कोई भी आइडियल, M इज एनी आइडियल ऑफ R which is containing P2, तो M should be contained in a maximal ideal M naught, है ना। सो यहाँ से ये कंटेनमेंट आ गया, राइट। So from here again we will arrive at a contradiction। So I can say that similarly हमारा जो P2 है it is also not, it is a maximal ideal, okay। So we are done with the first part of the question। हमारा फर्स्ट पार्ट में क्या था कि ये प्रूव करो that P1 and P2 are maximal ideals and we are done with this। अभी सेकेंड पार्ट में बोला जा रहा है प्रूव दैट R is a product of two fields। हमको सेकेंड पार्ट में क्या दिखाना है, हमारा क्लेम ये है दैट R is a product of two fields। अभी ये बात ध्यान दो, इसका हम पहले इंट्यूशन स्ट्रक्चर ऑफ प्रूफ को हम सबसे पहले समझ लेंगे, फिर हम प्रूफ को प्रॉपरली लिखने चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा P1 एंड P2 ये दोनों हमारे पास क्या थे, ये दोनों हमारे पास मैक्सिमल आइडियल्स थे, राइट। तो यहाँ से इतना क्लियर है कि हमारा जो R मॉड्यूलो P1 और R मॉड्यूलो P2 ये दोनों हमारे पास तो फील्ड्स हो गए,
isn't it? अगर मैं कहीं से ये दिखा दूं that हमारा R जो है it is isomorphic to this R modulo P1 direct sum R modulo P2, तो हमारा बात बन जाएगा it is a product of two fields आ जाएगा, because if Pi is a maximal ideal what do we have? R modulo Pi जो है वो एक field बनना चाहिए। इससे ना हमको ये चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम जो है वो याद आ रहा है। हमारा चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि अगर मान लो कि P1 एंड P2 दो ऐसे आइडियल्स हैं जो कि को-मैक्सिमल है, को-मैक्सिमल मतलब P1 प्लस P2 इज एंटायर रिंग अगर हो रहा है, तो हमारे पास सबसे पहले तो ये P1 इंटरसेक्शन P2 इज इक्वल टू P1 P2, द प्रोडक्ट ऑफ द टू आइडियल्स। सबसे पहले कंडीशन तो ये है हमारे पास। उसके साथ साथ हमारे पास ये भी थ्योरम है दैट R मॉड्यूलो दिस P1 इंटरसेक्शन P2 जो कि हमारा R मॉड्यूलो P1 P2 है, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू R मॉड्यूलो P1 डायरेक्ट सम R मॉड्यूलो P2 है। ये है हमारा चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, राइट? तो यहाँ पर तो हमको ऑलरेडी गिवन है दैट P1 इंटरसेक्शन P2 जो है हमारा ये जीरो आइडियल है। सो हियर फ्रॉम हियर we can get that this R is isomorphic to R modulo P1 डायरेक्ट सम R modulo P2। बट ये चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम को यूज करने के लिए हमारा सबसे पहला कंडीशन ये है कि जितना भी हम आइडियल्स के साथ डील कर रहे हैं वो सारे हमारा को मैक्सिमल आइडियल्स होना चाहिए। तो यहाँ पर एज हम दो आइडियल्स के साथ हम डील कर रहे हैं तो वी मस्ट हैव इट टू बी द को मैक्सिमल, मतलब द सम ऑफ द टू आइडियल्स शुड बी इक्वल टू द एंटायर रिंग R। अभी ऐसा कुछ तो हम यहाँ पर नहीं देखे हैं, राइट? अगर हमारा ये बात बन गया तो ये चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से हम इसको आराम से प्रूव कर सकते हैं दैट R इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फील्ड्स, राइट? तो इसीलिए हमारा सबसे पहला क्लेम ये हो जाएगा दैट ये P1 प्लस P2 जो है इट इज इक्वल टू द एंटायर रिंग R। तो हमारा क्लेम यहाँ पर कहाँ पर रिड्यूस कर गया? इट इज रिड्यूस्ड टू शोइंग दैट हमारा जो P1 प्लस P2 जो है इट इज इक्वल टू द एंटायर रिंग R। यहाँ पर हमारा क्लेम अभी रिड्यूस कर गया। तो अगेन चलो कॉन्ट्रडिक्शन से चलते हैं। तो मान लो कि सपोज दैट दिस P1 प्लस P2 जो है इट इज नॉट इक्वल्स टू R। इट इज नॉट इक्वल्स टू R का क्या मतलब है? P1 प्लस P2 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ R। अभी हम ये जानते हैं दैट सम ऑफ टू आइडियल्स इट इज एन आइडियल, तो ये P1 प्लस P2 भी क्या हो गया? इट इज एन आइडियल ऑफ R। हम रिकॉल का थर्ड स्टेटमेंट में क्या देखें कि आप कोई भी आइडियल ले लो, it is always contained in a maximal ideal, right? It is always contained in a maximal ideal। तो अभी हमारे पास P1 plus P2 जो it is a proper subset of R हो गया। So from here there exists a maximal ideal M। There exists a maximal ideal M such that this P1 plus P2 जो है it is the proper subset of this M, right? Now here observe that हमारा जो P1 है it is the subset of this P1 plus P2, right? हमारा जो P1 है it is the subset of this P1 plus P2। अब देखना कि हमारा जो M है वो क्या है? एक मैक्सिमल आइडियल है। हम क्या देखें दैट हर एक मैक्सिमल आइडियल वो प्राइम आइडियल होता है। तो ये M के पास कितना चॉइसेस है? M has two choices, either it is P1 or it is equal to P2। अभी P1 plus P2 में जैसे P1 है वैसे ही P2 भी कंटेन कर रहा है in this P1 plus P2 and this is the subset of this M, right? Where M can be either P1 or P2। तो मान लो कि हमारा जो M है वो equal to P1 है। Suppose this M is equal to R P1, okay? अगर M equals to P1 है, ये जरूरी नहीं है प्रॉपर सबसेट हो, okay? जरूरी नहीं है कि ये प्रॉपर सबसेट हो। तो मान लो कि हमारा जो M है वो इक्वल टू P1 है, तो उससे हमको क्या मिल जाएगा? P1 प्लस P2 जो है इट इज इक्वल टू P1 आ जाएगा, राइट? सो इफ P1 प्लस P2 इज इक्वल टू P1, व्हाट डू वी हैव? वी हैव P2 इज द सबसेट ऑफ दिस P1, राइट? अगर P2 इज द सबसेट ऑफ P1 हो गया तो P1 इंटरसेक्शन P2 क्या है? इट इज इक्वल टू P2 जो कि हमारा नॉन जीरो आइडियल नहीं है। अगेन दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। वैसे ही अगर M का वैल्यू P2 है, मान लो इस जगह पर इस इक्वेशन में अगर हम M को P2 ले लें तो हमको क्या मिलेगा? P1 प्लस P2 जो है इट इज इक्वल टू P2 मिलेगा, राइट? सो फ्रॉम हियर वी हैव दिस P1 इज द सबसेट ऑफ दिस, सो हमारा P1 जो है इट इज अ सबसेट ऑफ
P2 हो गया. So from this P1 intersection P2 जो है it is equal to P1 जो कि हमारा नॉन जीरो आइडियल है. यहाँ पर ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ P2 जो है सबसेट ऑफ P1 क्यों हुआ. ओके P2 जो है सबसेट ऑफ P1 इसीलिए हुआ, अभी P1 प्लस P2 जो है इट इज इक्वल टू P1 है ना. सो हमारा P2 इट लाइज इन दिस P1 प्लस P2, तो यहाँ से आ गया ना P2 इज द सबसेट ऑफ P1. यस, तो इन दोनों केसेस में हमको क्या मिल रहा है, वी आर गेटिंग अ कॉन्ट्राडिक्शन. ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों एज्यूम हुआ, we got this contradiction because we assumed that ये P1 plus P2 है, it is not equal to R. Due to this assumption हमको इतना झंझट झेलना पड़ा. So what do we must have? We must have this P1 and P2 का जो sum है it is equal to the entire ring R. Now it is a good time to apply the Chinese remainder theorem. ओके, चाइनीज रिमाइंडर का थ्योरम का स्टेटमेंट जो है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इजंट इट. तो हमारा चाइनीज अकॉर्डिंग टू द चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम व्हाट डू वी हैव, दिस आर मॉड्यूलो ये P1 इंटरसेक्शन P2 जो है इट इज आइसोमॉर्फिक टू दिस आर मॉड्यूलो P1 डायरेक्ट सम आर मॉड्यूलो P2. ओके, एंड हमारा P1 इंटरसेक्शन P2 क्या है, इट इज अ जीरो आइडियल. सो R is isomorphic to this R modulo 0 and this is isomorphic to R modulo P1 direct sum R modulo P2. हमारा P1 and P2 क्या है, it was the maximal ideals. So R modulo P1 क्या हो गया, it is a field F1. R modulo P2 क्या हो गया, it is a field F2. So from here what did we get, we got this R is isomorphic to this F1 direct sum F2. और इसको हम लिखने के लिए F1 क्रॉस F2 भी हम लिख सकते हैं. तो हमारा जो CRU है it is isomorphic to a product of two fields. So I can say that our ring is a product of two fields. तो हमारा B पार्ट जो है it is also done. यही जो B पार्ट है उसको सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका है, अगर हम रिंग होमोमॉर्फिज्म्स के थ्रू हम जाए, उसका बस होमोमॉर्फिज्म कंस्ट्रक्ट करके यहाँ पर मैं दे दूंगी, आप उसको आइसोमॉर्फिक है वो दिखाने का ट्राई करना. यहाँ पर बस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म यूज होगा. ओके, अगर मैं रिंग होमोमॉर्फिज्म फाई डिफाइन करूं, फाई मैपिंग फ्रॉम R से R मॉड्यूलो P1 डायरेक्ट सम R मॉड्यूलो P2. अगर मैं कोई एक रिंग होमोमॉर्फिज्म ऐसे डिफाइन करूं एज फाई ऑफ R इज इक्वल टू हमारा ये R प्लस P1 है एंड यहाँ पर ये R प्लस P2 है. यहाँ से आप ये दिखाना कि हमारा फाई जो है वो इंजेक्टिव है दिखाना, एंड फाई जो है सब्जेक्टिव भी है, आप यहाँ से दिखा सकते हो. एंड देन जस्ट यूज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म. सो आई गिव दिस टू यू एज एन एक्सरसाइज. ओके, एंड दिस प्रूफ इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द प्रूफ ऑफ द चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम. ऐसा कुछ नया हम यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं किए हैं. चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम जो है उसका प्रूफ से ही ये कंस्ट्रक्शन जो है इंस्पायर्ड है. अभी तीसरा पार्ट तो काफी आसान है, हमको बोले फाइंड ऑल आइडियल्स. फाइंड ऑल आइडियल्स, राइट. अभी हमारा R किसके साथ आइसोमॉर्फिक है, इट इज आइसोमॉर्फिक टू द प्रोडक्ट ऑफ टू फील्ड्स, है ना. एंड हमारा फील्ड क्या होता है, इट इज अ लोकल रिंग. फील्ड में कोई भी प्रॉपर नॉन जीरो मैक्सिमल आइडियल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता. जस्ट रिकॉल, व्हाट इज अ रिकॉल हियर, अगर मेरे पास कोई भी फील्ड है, इस फील्ड का दो ही आइडियल्स हो सकते हैं, या तो जीरो आइडियल या तो द एंटायर फील्ड F. वैसे ही F1 का क्या क्या पॉसिबिलिटीज है ऑफ आइडियल्स, इट इज जीरो और F1. वैसे ही F2 का क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, जीरो या तो F2. अभी इफ I is an ideal of R, what are the possibilities of this I? हमारा R क्या है, इट इज F1 क्रॉस F2 है ना. F1 का दो पॉसिबिलिटीज है, जीरो एंड F1. F2 का वैसे ही दो पॉसिबिलिटीज है, जीरो और F2. अगर I एक आइडियल है R का, तो I इज नथिंग बट इधर इट इज जीरो क्रॉस जीरो, या वो दिख जाएगा एज जीरो क्रॉस F2, है ना, या तो वो दिख जाएगा एज F1 क्रॉस जीरो, या तो दिख जाएगा एज F1 क्रॉस F2. So these are the four possible ideals of R.
Okay, so that is the third part of our question. So we are also done with this. ठीक है, आई होप आप इस सोल्यूशन से काफी कुछ सीखे हैं एंड आपको समझ में आया है. आप अगर ऐसे और सॉल्यूशंस चाहते हैं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन विद द एग्जाम ईयर एंड द क्वेश्चन नंबर. टिल देन बी हैप्पी एंड कीप